हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम करेंगे इसके इकाई 2 जिसका नाम है विलयन, इसके प्रश्नोत्तर का सॉल्यूशन। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ हम करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों में से। पहला प्रश्न यह पूछा है, विलयन किसे कहते हैं। विलयन की हमें डेफिनेशन लिखना है, तो विलयन की डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोलेंगे हम? विलयन बोलेंगे। उदाहरण के लिए हमने लिखा है नमक और जल का मिश्रण विलयन कहलाता है। चीनी और जल का मिश्रण भी जो है विलयन कहलाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ है, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कीजिए। तो सांद्रता के आधार पर जब हम विलयन का वर्गीकरण करते हैं तो हम मानते हैं कि मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है और कुल मिलाएंगे तो 5 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से? तो मुख्य रूप से जो है ये संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है और अति संतृप्त विलयन होता है। यदि हम इसके कुल भागों को मिला दें तो ये 5 प्रकार और जुड़ जाएंगे। पहला है जो चौथा प्रकार है वो हो जाएगा तनु विलयन। चौथा प्रकार क्या हो जाएगा? तनु विलयन। और 5वां प्रकार हो जाएगा यहाँ पर सांद्र विलयन। ये कुल है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा हमसे कि गैसों में द्रवों की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, उनके हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि गैसों में द्रव की विलेयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है गैसों की प्रकृति पर। दूसरा कारक है यहाँ पर है विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तीसरा है ताप का प्रभाव इसमें पड़ता है। चौथा विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। और 5वां है दाब का प्रभाव। तो 5 कारक है जो विलयन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, असामान्य अणुभार किसे कहते हैं। तो असामान्य अणुभार की डेफिनेशन इस प्रकार से हम लिखेंगे कि यदि विलयन में विलेय के कणों की वियोजन या संगुणन होता है तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इस कारण से अणुसंघ के गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है तथा विलेय का अणुभार भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात विलेय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? इसे ही असामान्य अणुभार कहते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ पर है, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। डेफिनेशन हमें लिखना है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, वे दो विलयन, समपरासारी विलयन यानी कि दो विलयनों की तुलना करना है और हमें बताना है कि समपरासारी विलयन क्या होते हैं। तो वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होते हैं, क्या होते हैं? परासरण नहीं होते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का परासरण दाब एक समान होता है। समपरासारी, सम यानी कि बराबर, और परासरण दाब, तो समपरासारी विलयन ये कहलाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद लघुत्तरीय प्रश्नों पर इनका उत्तर हम प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, जिसका नाम है ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। दोनों, पहला लिखना हमें ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा और दूसरा लिखना हमें ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो ये होता है कि किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्या होता है? जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे कैसे या फिर K100 से हम व्यक्त करते हैं। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। तो किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य की 1 ग्राम अणु मोल को जब हम 100 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक को क्या बोलेंगे? अवनमन स्थिरांक यहाँ पर बोलेंगे। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक यहाँ पर बोल देंगे।
बहुत सी जगह यहाँ 100 ग्राम की जगह 1000 भी लिखा है, तो वो भी राइट है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? तो समपरासारी विलयन के डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं अभी, वही डेफिनेशन यहाँ दोबारा से आपको रिपीट करना है कि समपरासारी विलयन, जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान समान होता है तो दोनों विलयन के लिए परासरण दाब का मान भी बराबर होगा। अतः वे विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होता है उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, एल्कोहल एवं जल के विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका होती है, लिखना है। तो देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, एल्कोहल एवं जल के विलयन में एल्कोहल तथा जल के अणु अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, लेकिन यह H2O बॉन्ड H2O तथा एल्कोहल बॉन्ड एल्कोहल हाइड्रोजन बंध में दुर्बल हो जाते हैं। इससे अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने वाली प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है। अतः यह विलियन राउल के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आणविक अन्योन्य क्रिया की भूमिका है। इसके बाद पूछा हमसे, मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। मोलरता की डेफिनेशन लिखना है और मोललता की डेफिनेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम मोलरता की डेफिनेशन लिखते हैं, जो होती है किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में, आप चाहे तो यहाँ 1 लीटर लिख सकते हैं, आप चाहे तो 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। तो किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या होती है और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, मोलरता बराबर होता है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। आगे इसको थोड़ा हम और लिखें तो मोलरता का जो फाइनल सूत्र बनता है वो होता है ग्राम प्रति लीटर विलयन में विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम आणविक द्रव्यमान, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पूछा था कि इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई जो है ये ग्राम प्रति लीटर है। यहाँ पर मोलरता हो गया। उसके बाद अगला है दूसरा, मोललता। किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम, क्या है ये, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता का फॉर्मूला होता है प्रति 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। और लास्ट में इसका सूत्र हम लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर पूछा है कि इनकी इकाई क्या होती है, तो हम इकाई को भी लिख देते हैं। तो मोलरता जो होती है इसकी इकाई होती है लीटर प्रति मोल, क्या होती है, लीटर प्रति मोल होती है। और जो मोललता होती है उसकी इकाई होती है ग्राम प्रति मोल, क्या होती है, किलोग्राम प्रति मोल, ऐसा ही मात्रक में लिखना है, किलोग्राम प्रति मोल इसका मात्रक या इसकी इकाई होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हेनरी के नियम को उदाहरण सही समझाइए। तो हेनरी का नियम है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, क्या होता है ये, गैस के दाब के समानुपाती होता है, ये हेनरी का नियम है। और जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में होना चाहिए। हमने माना कि यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान तथा साम्य दाब जो है, यदि द्रव्यमान m मान लें और यदि हम साम्य दाब यहाँ पर p मान लें, तो m बराबर क्या बनता है, kp बनता है। अब m बराबर kp कैसा है, तो ये होता है m प्रोपोर्शनल टू p, इस समानुपाती को हटाया, k का नियतांक जो है मान नियतांक है ये आ गया, तो m बराबर kp हो गया और k एक स्थिरांक है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अणुसंख्यीय गुणधर्म को उदाहरण से समझाइए। तो हमें डेफिनेशन लिखना है और उदाहरण बताना है। तो विलयन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों या फिर
कणों में कौन कौन आते हैं, तो कणों में आते हैं अणु या आयन आते हैं, की संख्या पर निर्भर करते हैं। इन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये गुण विलय की प्रकृति, संगठन, संरचना पर भी निर्भर नहीं होते हैं। उदाहरण लिखने हैं हमें, तो उदाहरण इसके 4 है। पहला है यहाँ पर विलयन का परासरण दाब, विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। ये यहाँ पर इसके उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में घोला गया है, विलय किया गया मतलब घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है कि NaOH की कितनी मात्रा है, 120 ग्राम मात्रा है। तो हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा कि NaOH का द्रव्यमान कितना दिया है, 120 ग्राम दिया हुआ है। और NaOH का जब हम अणुभार निकालते हैं तो ये आता है 40 ग्राम। कितना आता है, 40। कैसा आया, तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 40। विलयन का आयतन कितना दिया, तो विलयन का आयतन यहाँ दे रखा 2 लीटर, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। मोलरता ज्ञात करनी, मोलरता का फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं। क्या लगाया, मोलरता का फॉर्मूला हमने लगाया है। तो इस प्रकार से NaOH का द्रव्यमान बटा NaOH का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, तो जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा है 120/40 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर यहाँ मिल जाएंगे 1.5 मोलरता। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया हो तो यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाव होता क्या है, तो जो विलय होता है और जो विलायक होता है उन दोनों का योगफल के सापेक्ष हम मान निकालते हैं। तो विलय का मोल प्रभाव इसका होगा स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ स्मॉल n विलय का है और कैपिटल N विलायक का मान है, मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर हम यूरिया के मोल प्रभाव निकालते हैं, यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं स्मॉल n। तो यूरिया यहाँ दे रखा है 6 ग्राम और यूरिया का अणुभार होता है 60, तो ये हो गया 6/60। और जल का यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है 72 और जल का जो अणुभार होता है वो होता है 18, तो कैपिटल N बराबर हो गया 72/18। अब इन दोनों मानों को इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करके इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो जब आप ये वाली कैलकुलेशन करोगे तो आपको यूरिया का मोल प्रभाव मिल जाएगा 0.02। और मोल प्रभाव की कोई इकाई नहीं होती है, ध्यान रखें आप। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है, जिस प्रकार से हम अपना परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। तो यदि दोनों एक विलयन में घुले हैं, मतलब क्या होगा, जो विलयन बनेगा उस विलयन में बेंजीन भी होगा, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होगा। तो दोनों को जो ग्राम है उनको जोड़ दो सबसे पहले। तो 22 ग्राम और 122 ग्राम को आपको जोड़ना है, तो ये हो जाएंगे 144 ग्राम। ठीक है, अब 144 ग्राम टोटल है। अब इस टोटल में आपको बेंजीन का द्रव्यमान निकालना है और इसी में से आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान निकालना है। तो निकाल लेते हैं इस प्रकार से। बेंजीन का निकालेंगे तो ऊपर यहाँ बेंजीन का द्रव्यमान लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, बटा जो विलयन का कुल द्रव्यमान था वो यहाँ लिख देंगे, मतलब 22/144 इंटू 100। इस कैलकुलेशन को आप करोगे तो यहाँ पर आपको बेंजीन का जो द्रव्यमान है वो मिल जाएगा 15.28%। कितना मिलेगा, 15.28%। CCl4 का हम निकालते हैं तो ये मिल जाएगा आपको इसी प्रकार से, क्या मिलेगा, ये इसी प्रकार से आपको मिलेगा। यहाँ पर ऊपर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का लिखना है, यानी कि 122 ग्राम लिख देना है, इंटू 100, तो इंटू 100 कर देंगे। विलयन का द्रव्यमान कितना था, 144 ग्राम था। इस वाली कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर
कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो मिल जाएगा 84.72%। कितना मिल गया? 84.72%। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। फिर पूछा है अगला प्रश्न 10वां, परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो परासरण की डेफिनेशन है कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः ही गति करते हैं उसे परासरण दाब कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः ही गति करने लगते हैं उसे परासरण कहते हैं। परासरण दाब क्या होगा? तो ये भी ठीक इसके समान ही है, खाली यहाँ पर यह दाब बल है। तो वह अधिकतम दाब जो एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन घोल को उसके शुद्ध विलायक से पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न हो जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। तो वह अधिकतम दाब जो एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन घोल को उसके शुद्ध विलायक से पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न हो जाता है परासरण दाब कहलाता है। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस में द्रव कम विलय हो जाती है? ताप बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव में विलयता कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि में द्रव की विलयता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और गर्म करने पर घुली हुई गैसें विलयन से बाहर निकलने लगती है। जब गैसें बाहर निकलने लगती है तो उनका जो द्रव्यमान है यानी कि उनका जो घुलने की क्षमता है वो कम हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अणुसंख्य गुण से आप क्या समझते हैं? कोई 4 उदाहरण दीजिए। पुनः दोबारा से रिपीट हुआ है कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, उदाहरण देना है। तो विलयन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों जैसे कि अणुओं या आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, कोलिजेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। ये गुण विलय की प्रकृति पर, संगठन पर या संरचना पर निर्भर नहीं होते हैं। 4 उदाहरण वो के वही है, विलयन का परासरण दाब है, विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, हिमांक में अवनमन है और क्वथनांक में उन्नयन है। क्वेश्चन नंबर 13, अति परासारी एवं अल्प परासारी विलयन को परिभाषित कीजिए। दोनों की परिभाषा लिखनी है आपको। तो अति परासारी विलयन क्या होते हैं? तो जिस विलयन का परासरण दाब का मान अपेक्षाकृत कम होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, ऐसे विलयन को अति परासारी विलयन कहते हैं। इसका जो मान परासरण दाब है वो अधिक होता है। आपको नाम से ध्यान रखना है, अति यानी कि होता है अधिक, तो इसमें परासरण दाब होगा अधिक। यहाँ है अल्प, तो यहाँ पर इसका परासरण दाब होगा कम। उसके बाद अल्प परासारी विलयन के डेफिनेशन, तो देखिए जिस विलयन का परासरण दाब अपेक्षाकृत कम होता है उस विलयन को अल्प परासारी विलयन कहते हैं। यहाँ फिर अगला प्रश्न है कि विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। कारक लिखना है और उनको समझाना है। तो देखिए विलयता का मान विलय तथा विलय की प्रकृति, ताप और दाब पर निर्भर करता है। किस प्रकार से निर्भर करता है? तो आइए समझते हैं हम यहाँ पर। पहला, विलय तथा विलय की प्रकृति। तो देखिए प्रत्येक ठोस पदार्थ सभी प्रकार के द्रवों में नहीं घुल सकता है। जैसे कि प्रत्येक ठोस कुछ विशेष प्रकार के द्रव में ही घुलता है, अतः विलय तथा विलय की प्रकृति पर भी द्रव की विलयता निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर हमने माना कि NaCl और KCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड आदि जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन ये सभी पदार्थ बेंजीन में नहीं घुलते, अर्थात विलय तथा विलय की प्रकृति भी विलयता को प्रभावित करती है। दूसरा है इसका ताप यानी कि ताप का प्रभाव। तो जब ताप को बढ़ाया जाता है तो यह पाया जाता है कि अधिकतर ठोसों की विलयता द्रवों में अधिक हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोसों की विलयता ताप पर निर्भर करती है। दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव भी इसमें होता है। तो चूंकि ठोस तथा द्रव दोनों में ही असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, जब असंपीड्यता का गुण इसमें पाया गया है तो इसलिए
दाब का ठोसों की द्रवता में विलेयता का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है, मोल प्रभाव किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक